वो रात उमस भरी थी। खिड़की के बाहर चमकती बिजली शायद किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी, पर मेरे जीवन में जो तूफान आने वाला था, उसका अंदाज़ा मुझे उस पल भी नहीं था। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने बिस्तर पर मेरे पति, सुमित, किसी गहरी सोच में डूबे थे। उनके हाथों में एक तस्वीर थी, जिसे देखते ही उनकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती थी, जो मेरे लिए कभी नहीं दिखी। तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था। मैंने उठाया और दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई, उसने मेरे पैरों तले की ज़मीन ही खींच ली। बधाई हो मानवी, तुम्हारी अपनी बहन तुम्हारी सौतन बनने जा रही है। मेरा दिल जोर से धड़का। मेरी सगी बहन ईशानी, जो 3 साल से विदेश में पढ़ाई कर रही थी। असंभव। लेकिन जैसे ही मैंने सुमित की तरफ देखा, उन्होंने झटके से वो तस्वीर छिपा दी। सुमित और मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। हम एक खुशहाल जोड़ा माने जाते थे, कम से कम दुनिया की नज़रों में। सुमित शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून थे और मैं, मानवी, उनकी परछाई। लेकिन पिछले 6 महीनों से सुमित का व्यवहार बदल गया था। वो रातों को देर से घर आते, कॉल काट देते और अक्सर बिजनेस ट्रिप के नाम पर हफ्तों गायब रहते। मुझे लगा शायद काम का दबाव है, पर उस रात उस एक कॉल ने मेरे दिमाग में शक का जहर भर दिया। मैंने सुमित का फ़ोन चेक करने का फैसला किया, एक ऐसी गलती जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। रात के 2 बज रहे थे। सुमित गहरी नींद में थे। मैंने कांपते हाथों से उनका फ़ोन उठाया। पासकोड। मेरा जन्मदिन नहीं था, हमारी एनिवर्सरी भी नहीं। फिर मैंने ईशानी का जन्मदिन डाला, 0508। टिक। फ़ोन खुल गया। व्हाट्सएप की टॉप पर एक आर्काइव्ड चैट थी। नाम था माई लाइफ। मैंने चैट खोली और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसमें मेरी बहन ईशानी की वो तस्वीरें थीं जो उसने मुझे भी कभी नहीं भेजी थीं, और नीचे लिखा एक मैसेज मेरी रूह कंपा गया। सुमित, डैड मान गए हैं, पर मानवी का क्या? उसे कब बताओगे कि हम शादी कर चुके हैं? शादी कर चुके हैं? सगी बहन, मेरी सगी छोटी बहन, जिसे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला था, उसने मेरे ही सुहाग पर डकैती डाल दी थी। मेरा दम घुटने लगा। मुझे याद आया पिछले महीने जब डैड ने मुझे फ़ोन किया था, तो वो बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा था कि ईशानी वापस आ रही है और उसे सेटल करना होगा। मुझे लगा वो किसी लड़के की बात कर रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वो लड़का मेरा ही पति है। तभी सुमित अचानक मुड़े और मेरी तरफ देखने लगे। मेरी जान हलक में अटक गई। हाथ में उनका फ़ोन था, स्क्रीन अभी भी जल रही थी। मानवी, इतनी रात को मेरा फ़ोन क्यों देख रही हो? उनकी आवाज़ में वो प्यार नहीं, बल्कि एक खौफनाक ठंडक थी। सुमित, ये क्या है? ईशानी और तुम, शादी? मेरी आवाज़ फटी हुई थी। सुमित धीरे से उठे, बिस्तर पर बैठे और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोले, तो आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। मुझे लगा था कुछ दिन और लगेंगे। सुमित का चेहरा उस समय किसी अजनबी जैसा लग रहा था। वो आदमी जिससे मैंने 7 फेरे लिए थे, वो एक पल में शिकारी बन चुका था। उसने बिना किसी झिझक के अलमारी से एक फाइल निकाली और मेरे सामने फेंक दी। ये तलाक के कागजात है मानवी, साइन कर दो। ईशानी प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा एक अवैध पहचान के साथ इस दुनिया में आए। प्रेग्नेंट? मेरी सगी बहन मेरे पति के बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन कहानी का सबसे भयानक हिस्सा तो अभी बाकी था। जैसे ही मैंने उन कागजों को पलटा, आखिरी पन्ने पर एक वसीयत की कॉपी लगी थी। वो वसीयत मेरे पिता की थी, जिसमें साफ लिखा था कि अगर सुमित मुझसे तलाक लेता है तो सारी जायदाद ईशानी के नाम हो जाएगी। ये सिर्फ एक अफेयर नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, मेरी अपनी माँ थी। जब सुमित ने वो तलाक के कागजात मेरे चेहरे पर फेंके, तो उस वक्त मेरे कान सुन हो गए थे। मुझे लगा जैसे मेरे चारों तरफ की दीवारें ढह रही हों। लेकिन उसी पल मेरे अंदर की वो मानवी मर गई, जो कल तक सिर्फ एक पत्नी थी। अब जो जिंदा थी, वो एक घायल शेरनी थी। मैंने कांपते हाथों से वो वसीयत उठाई। मेरी माँ के दस्तखत उस पर साफ चमक रहे थे। वही माँ जिसने बचपन में मुझे सिखाया था कि बहनें एक दूसरे की ढाल होती हैं, पर यहाँ तो ढाल ही खंजर बन चुकी थी। तभी घर की घंटी बजी। रात के 2:30 बज रहे थे। सुमित के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी थी ईशानी, लाल जोड़े में, मांग में गहरा सिंदूर भरे और हाथ में एक छोटी सी टोकरी लिए। दीदी, बुरा मत मानना, पर मुझे अपने बच्चे के लिए एक घर चाहिए था, और घर तो आपका ही है। ईशानी का अंदाज ऐसा था जैसे वो कोई जंग जीत कर आई हो। उसने बिना किसी झिझक के मेरे कमरे में कदम रखा और अपनी सैंडल उतारकर कालीन पर फेंक दी। सुमित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो नज़ारा मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफ़ी था।
हमारा वो बेडरूम, जहां मैंने और सुमित ने हजारों सपने बुने थे, अब एक बाजार बन चुका था। ईशानी ने अलमारी खोली और मेरे रेशमी साड़ियों के ढेर को जमीन पर गिरा दिया। सुमित, मुझे ये सब पुराना सामान यहाँ नहीं चाहिए। कल सुबह तक ये कमरा खाली हो जाना चाहिए। मैंने सुमित की आंखों में देखा। उन आंखों में कभी मेरे लिए समंदर जितना प्यार था, पर आज वहां सिर्फ पत्थर जैसी ठंडक थी। मानवी, तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो सकती हो, जब तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती। आखिर तुम ईशानी की बड़ी बहन हो, इतना तो फर्ज बनता है ना। सुमित की आवाज में एक चुभन थी। मैंने अपने आंसू पोंछे। मैंने जान लिया था कि रोने से वसीयत नहीं बदलेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सुमित, मेरी छोटी बहन आई है, उसका स्वागत तो राजसी होना चाहिए। ईशानी मेरे मुस्कुराहट देखकर ठिठक गई। उसे उम्मीद थी कि मैं चिल्लाऊंगी, भीख मांगूंगी, पर मैंने चुपचाप अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। पर जाते जाते मैंने ईशानी के हाथ में जो टोकरी थी, उसे गौर से देखा। उसमें से एक अजीब सी कड़वी महक आ रही थी, केसर और कपूर की नहीं, बल्कि किसी पुरानी दवा की। अगले 3 दिन किसी नर्क से कम नहीं थे। सुमित और ईशानी मेरे ही सामने रोमांस करते, नए फर्नीचर के ऑर्डर देते और मेरी मौजूदगी को ऐसे नज़रअंदाज करते जैसे मैं कोई बेजान वस्तु हूं। लेकिन मैं चुप नहीं थी, मैं इंतजार कर रही थी। एक रात जब सुमित किसी पार्टी में गया था और ईशानी सो रही थी, मैं दबे पांव उसके कमरे में घुसी। मुझे वो टोकरी ढूंढनी थी। वहां अलमारी के पीछे मुझे एक छोटी सी शीशी मिली। उस पर कोई लेबल नहीं था, पर उसके अंदर एक गहरा काला तरल पदार्थ था। तभी मुझे याद आया, डैड की मौत भी अचानक हार्ट अटैक से हुई थी, और डैड की दवाइयां हमेशा ईशानी ही लाती थी। मैंने शीशी की एक बूंद अपने रुमाल पर ली। इसकी गंध बिल्कुल वैसी ही थी जैसी डैड की अंतिम यात्रा के समय उनके कमरे से आ रही थी। तो सिर्फ पति ही नहीं, जायदाद के लिए तुमने पिता को भी नहीं छोड़ा। मेरी आवाज गुस्से से थरथरा रही थी। अचानक पीछे से किसी ने लाइट जला दी। पकड़ ली गई ना बड़ी बहन। ईशानी दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक गन थी। तुम्हें क्या लगा मानवी, तुम जासूसी करोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ईशानी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। डैड बहुत पुराने ख्यालात के थे। वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने वाले थे, क्योंकि तुम बड़ी हो। मुझे क्या मिलता? सिर्फ तुम्हारी दी हुई खैरात? नहीं, मुझे सब चाहिए था, सुमित भी और ये साम्राज्य भी। मैंने ठंडी सांस ली और गन की नली की तरफ देखा। और सुमित, क्या तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करता है? जो अपनी 5 साल की पत्नी को एक पल में छोड़ सकता है, वो तुम्हारा वफादार होगा? ईशानी हंसी। वो मेरे बच्चे का बाप है मानवी, वो कहीं नहीं जाएगा। बच्चा? मैंने उसकी आंखों में सीधे झांका। ईशानी, मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ और एक बिजनेस फैमिली की बहू। मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स कल ही सुमित के ऑफिस से गायब करवाई थी। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम बस एक नाटक कर रही हो ताकि सुमित जल्द से जल्द शादी कर ले और वसीयत पर साइन कर दे। ईशानी के चेहरे का रंग उड़ गया। गन पकड़े उसके हाथ कांपने लगे। रात के सन्नाटे में हमारी सांसें गूंज रही थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। वही तूफान जो 3 दिन पहले आने वाला था, अब हमारे बेडरूम के अंदर था। सुमित को पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा। ईशानी फुसफुसाई। उसे पता चल चुका है, मैंने शांति से कहा। उसी पल कमरे का गुप्त दरवाजा खुला, जो सुमित के स्टडी रूम से जुड़ा था। सुमित वहां खड़ा था, पर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक डरावनी शांति थी। मानवी सही कह रही है ईशानी, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। सुमित आगे बढ़ा और उसने ईशानी के हाथ से गन छीन ली। पर फिर उसने जो किया, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। सुमित ने गन ईशानी पर नहीं, बल्कि मुझ पर तान दी। मुझे पता है वो झूठ बोल रही है मानवी, क्योंकि ये आइडिया मेरा ही था। मुझे जायदाद चाहिए थी और उसे रास्ता साफ करने वाली एक मोहरी। और अब जब तुमने सच जान लिया है, तो वसीयत का अगला वारिस तो मरना ही होगा। कमरे में सन्नाटा था, सिवाय उस गोली की गूंज के जिसने दीवार पर लगे एक महंगे पेंटिंग के परखच्चे उड़ा दिए थे। सुमित का हाथ कांप रहा था। वो गोली उसने मुझ पर चलाई थी, लेकिन ऐन वक्त पर मैंने उसका हाथ झटक दिया था। तुम मुझे मारना चाहते थे सुमित? मेरी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि एक बर्फीली खामोश नफरत थी। सुमित फिर से गन तानने ही वाला था कि तभी नीचे से सायरन की आवाज आई। पुलिस? नहीं, ये एम्बुलेंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाड़ियों का मिला जुला शोर था। सुमित के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मानवी, ये तुमने क्या किया? सुमित चिल्लाया। मैंने सिर्फ वही किया जो एक कॉमर्स स्टूडेंट को करना चाहिए था सुमित, मैंने ठंडेपन से जवाब दिया। तुमने वसीयत के लिए मुझे मारना चाहा, पर मैंने पिछले 3 दिनों में तुम्हारे सारे ऑफशोर अकाउंट्स और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज सरकार को ईमेल कर दिए हैं। अब तुम करोड़पति नहीं, बल्कि इस शहर के सबसे बड़े भगोड़े हो। ईशानी, जो अब तक सड़न भरी मुस्कान लिए खड़ी थी, अचानक सुमित के पैरों में गिर गई।
सुमित, मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना। लेकिन सुमित ने उसे एक झटके में लात मारकर दूर फेंक दिया। हटो यहां से, तुम्हारे चक्कर में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। यही था वो महान प्यार, यही थी वो सगी बहन जिसके लिए सुमित ने 5 साल का रिश्ता तोड़ा, और यही था वो पति जिसके लिए मेरी बहन ने पिता का खून किया। विश्वासघात की दुर्गंध अब इतनी गहरी थी कि मेरा दम घुटने लगा था। तभी दरवाजा खुला और मेरी माँ अंदर आई। उनकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि एक अजीब सा पागलपन था। मानवी, रुक जाओ, अगर सुमित गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, आपने सिर्फ अपनी छोटी बेटी को चुना। आपने उस पति को भी धोखा दिया जिसने आपको रानी बनाकर रखा था। आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। रात के 3:30 बज रहे थे। तूफान अब थम चुका था, पर घर के अंदर तबाही का मंजर साफ था। सुमित ने आखिरी कोशिश की। उसने गन फिर से मेरी कनपटी कर रखी। सारे ईमेल वापस लो मानवी, वरना आज तुम्हारा सिंदूर वाकई मिट जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की। चलाओ गोली सुमित, पर याद रखना, उस गन में सिर्फ 3 गोलियां थीं। एक तुमने दीवार पर चलाई, दूसरी अभी मेरे सिर पर चलेगी, और तीसरी। सुमित के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसकी जान बचाने के लिए उसे आखिरी गोली अपने लिए रखनी होगी, क्योंकि पुलिस सीढ़ियों पर थी। धोखा, तुम सब ने मुझे धोखा दिया। सुमित पागलों की तरह हंसने लगा। उसने गन निशानी की तरफ मोड़ दी। अगर मैं बर्बाद हुआ हूं तो तू भी नहीं बचेगी। ठाएं। दूसरी गोली चली, पर इस बार गोली ईशानी के पैर में लगी। वो चीखती हुई फर्श पर गिर पड़ी। उसी पल पुलिस ने कमरा तोड़ दिया और सुमित को दबोच लिया। न्याय की वेदी पर सिंदूर। अगले कुछ महीने किसी बुरे सपने जैसे थे। सुमित और ईशानी पर पिता की हत्या की साजिश, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस चले। मेरी माँ, जो इस सब की मूक गवाह थीं, उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। मैंने अपने पिता की वसीयत को चुनौती दी और उसे एक चैरिटेबल ट्रस्ट में बदल दिया। जिस जायदाद के लिए कत्ल हुए वो अब अनाथ बच्चों के नाम थी। जेल में ईशानी से मेरी आखिरी मुलाकात हुई। वो पीली पड़ चुकी थी। दीदी, मुझे माफ कर दो, उसने कांच के पीछे से कहा। मैंने उसे एक सीलबंद लिफाफा दिया। ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है ईशानी, वो असली वाली, जो मैंने सुमित से छिपाई थी। ईशानी ने कांपते हाथों से रिपोर्ट पढ़ी और दहाड़े मारकर रोने लगी। वो वाकई प्रेग्नेंट थी, लेकिन सुमित की नफरत और उस रात की भगदड़ में उसने अपना बच्चा खो दिया था। तुमने मुझसे मेरा पति छीना, मेरी माँ छीनी, और मैंने तुम्हें तुम्हारी ही अपनी ही नफरत के आईने में तुम्हारा अंत दिखा दिया। मैंने खड़े होते हुए कहा। मैं उस हवेली के बाहर खड़ी थी, जहां मेरी खुशियां दफन थीं। मैंने अपने माथे से वो सिंदूर पोंछ दिया जो अब सिर्फ एक दाग था। सूरज निकल रहा था, सुनहरा, उज्ज्वल और साफ। लोग कहते हैं कि खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते, पर उस रात मैंने सीखा कि कुछ रिश्ते खून नांगते हैं और कुछ रिश्ते खून पी जाते हैं। आज मैं अकेली हूं, पर आज़ाद हूं। सुमित की दूसरी पत्नी मेरी सगी बहन निकली थी, पर आज वो सिर्फ एक कैदी नंबर है। और मैं अपनी कहानी की खुद लेखिका हूं। हवेली की चाबियां मैंने समंदर में फेंक दी। जाते जाते मैंने अपने फ़ोन पर एक नया मैसेज देखा। एक अनजान नंबर से आया था। मानवी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वसीयत का एक और पन्ना बाकी है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब मैं जानती थी कि तूफान से कैसे लड़ा जाता है।